हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने आज के वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूँ मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट 1। तो अगर हम लोग बात करें मॉडर्न फिजिक्स की, तो मॉडर्न फिजिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है हमारा फॉर जेई मेंस, क्योंकि जेई मेंस में इससे हमारे आ जाते हैं 2 क्वेश्चंस, ठीक है। और अगर हम बात करें बोर्ड्स की, तो बोर्ड्स में इसका वेटेज हमारा है 12 मार्क्स का, और इसके 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है हमारा डुअल नेचर, जो कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे, पूरा का पूरा डुअल नेचर डिस्कस करेंगे। और दूसरा पार्ट है इसका हमारा एटम्स, और तीसरा पार्ट है हमारा न्यूक्लियाई, ठीक है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज डुअल नेचर से, जिसको आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। एटम्स और न्यूक्लियाई इसके बाद वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डुअल नेचर में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, पहले ये आप लोगों को मैं बता दूँ। डुअल नेचर में हम लोग को बेसिकली 2 चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहली चीज़ है हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिससे चैप्टर स्टार्ट होता है। और दूसरी चीज़ है हमारी एक मिनट, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ पढ़नी है, ठीक है। वेवलेंथ को मैं लैम्डा से शो कर रहा हूँ। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डुअल नेचर में हम लोग को क्या पढ़ना है, लाइट के बारे में पढ़ना है। तो लाइट के 2 नेचर होते हैं। वैसे तो इस पर पूरी स्टोरी हमारी है, लेकिन स्टोरी का कोई लेना देना है नहीं हमारे एग्जाम से। तो सिंपल से हम लोग ये मान के चलते हैं कि लाइट के हमारे 2 नेचर होते हैं। पहला कौन से 2 नेचर होते हैं? पहला पार्टिकल नेचर और दूसरा वेव नेचर, ठीक है। अब फटाफट से मैं आप लोगों को बता देता हूँ लाइट कौन कौन से केसेस में वेव नेचर शो करती है और कौन कौन से केसेस में क्या कहते हैं हमारा पार्टिकल नेचर शो करती है। तो वेव नेचर, जैसे कि लाइट हमारा कौन कौन से फिनोमेनन शो करती है जो कि वेव के एक फिनोमेनन है, वो है इंटरफेरेंस। ये सब आप लोगों ने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ रखा होगा। उसके बाद डिफ्रैक्शन, बस इनका नाम याद कर लीजिएगा, बाकी आप लोगों ने इसको वेव ऑप्टिक्स में पढ़ रखा होगा। उसके बाद पोलराइजेशन, ठीक है। ये सारे वेव के वो फिनोमेनन है जो कि लाइट शो करती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें पार्टिकल के फिनोमेनन की, तो पार्टिकल में हम लोग इस चैप्टर में जो पढ़ने जा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सबसे पहले वो, और एक और आप इफेक्ट याद कर सकते हो कॉम्पटन इफेक्ट, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। कॉम्पटन इफेक्ट, कौन कौन से 2 इफेक्ट हमको पार्टिकल नेचर शो करती है लाइट? एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक कॉम्पटन इफेक्ट। तो अब फटाफट से हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं फोटोन की। और फोटोन से पहले मैं आप लोग को ये बता देता हूँ कि लाइट कब वेव नेचर शो करती है और कब पार्टिकल नेचर। देखिए, ये लैम्डा, जिसको मैं क्या कहता हूँ, थोड़ा सही से बनाते हैं। लैम्डा जो कि है हमारा वेव लेंथ, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा छोटी है, काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है, तो हमारी लाइट कैसे बिहेव करेगी? तो हमारी लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी, वरना वेव की तरह बिहेव करेगी, ठीक है। तो बात करते हैं फोटोन के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फोटोन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि हमको इस चैप्टर में बेसिकली फोटोन के बारे में ही पढ़ना है। तो फोटोन हमारा क्या होता है? फोटोन हमारे लाइट के पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं, ठीक है। इनके पास एनर्जी होती है, यहीं से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का स्टार्ट होता है यहीं से, कि एनर्जी ऑफ अ फोटोन क्या होती है? वो होती है हमारी एच इंटू म्यू, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी ऑफ अ फोटोन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? एच इंटू म्यू से। अब यहाँ पे एच और म्यू क्या है, नेक्स्ट स्लाइड पे समझते हैं। इज इक्वल टू एच म्यू मैंने लिख दिया। एच है मेरा प्लैंक्स कांस्टेंट, और h बराबर होता है मेरा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड के। और म्यू मेरा क्या है? म्यू है मेरा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने फोटोन का भी डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरफ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। सबसे पहले हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझेंगे, और फिर लास्ट में हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ के ऊपर आएंगे, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा क्या कहता है, मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करके बताता हूँ। अगर मैं ले लेता हूँ ये एक मेटल, ब्लैक कलर का आ गया। अगर मैं मान लीजिए एक मेटल की सरफेस ले लेता हूँ, ठीक है, और इस पर मैं लाइट को एमिट कराता हूँ। लाइट का कलर मैं क्या ले लूँ, येलो कलर ले लेता हूँ। इस पर मैं लाइट को एमिट कराता हूँ, तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। यहाँ से क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। कब निकलेंगे? अगर लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, और वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं।
यहाँ पर बेसिकली आपको क्या समझना है कि अगर एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट आई तो इलेक्ट्रॉन उस लाइट, देखिए सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन उस लाइट की फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेगा और मतलब फोटॉन्स जो आएंगे, फोटॉन्स की जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा और वहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ। सिंपल सा है। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे, आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर ही, उसको समझेंगे और उसको पढ़ेंगे, ठीक है। आइंस्टीन की इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मेरा क्या था, सिंपल सा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मेरा सिंपल सा ये था कि अगर कोई भी एक मेटल की सरफेस है तो उस पर जब भी लाइट आएगी तो लाइट, अगर लाइट की एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी है, मिनिमम फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा है या उतनी है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। बस इतना सा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। और अब हम लोग को पढ़नी है आइंस्टीन की इक्वेशन। तो आइंस्टीन की इक्वेशन को समझते हैं, क्या है आइंस्टीन की इक्वेशन, ठीक है। आइंस्टीन इक्वेशन, और ये इक्वेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आप लोगों को जेईई मेंस में सवाल देखने को मिलेगा और बोर्ड के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइंस्टीन की इक्वेशन क्या है हमारी, आइंस्टीन ने, जैसे कि अगर आप लोग देख सकते हो, ये मान लीजिए मेरी मेटल की सरफेस है, इस पर अगर लाइट आई और लाइट से इलेक्ट्रॉन, लाइट के पास इतनी फ्रिक्वेंसी थी, उससे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी थी कि हमारा इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट हो गया। तो अब बेसिकली आइंस्टीन की इक्वेशन क्या कहती है कि जो हमारी टोटल एनर्जी थी फोटॉन की, वो किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी वर्क फंक्शन, जिसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स के। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ, ये मैक्स है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसके अभी हम लोग 2-3 फॉर्म और पढ़ेंगे। अब देखिए ये कैसे इन्होंने इक्वेशन ये बताई, ये हमारी सरफेस थी, इस पर हमारी लाइट आई, इलेक्ट्रॉन निकला, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी अगर होती, एकदम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर एनर्जी मैंने दी होती, तो खाली इलेक्ट्रॉन निकल जाता, उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एकदम जीरो हो जाती। और वो मिनिमम एनर्जी जो कि हमें चाहिए किसी भी इलेक्ट्रॉन को उस मेटल से बाहर निकालने के लिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं वर्क फंक्शन कहते हैं, ठीक है। और मान लीजिए मैंने उसे थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी दी, तो बची हुई एनर्जी मेरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक क्या हो जानी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी में चेंज होना चाहिए। तो सिंपल सा ये लॉ हमारे यही कहता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइंस्टीन इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। अब इसके थोड़े से फॉर्म्स पढ़ लेते हैं। हमने क्या सबसे पहले जाना कि ई बराबर मेरा क्या होता है, ई बराबर होता है मेरा फाई, जो कि है वर्क फंक्शन, प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। अगर हम यहाँ पे मैं ई की वैल्यू डाल दूँ एच म्यू, और फाई बराबर एच म्यू नॉट, जहाँ पे म्यू नॉट क्या है मेरा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, जिसकी डेफिनेशन क्या होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की, कि मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फोटोन रिक्वायर्ड टू एमिट एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। प्लस के ई मैक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। ये मेरा इसका क्या हो गया, एक फॉर्म हो गई। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है कुछ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड बातें, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं। सबसे पहली बात हमने क्या करी, सबसे पहली बात करी हमने म्यू नॉट की, जो कि होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। तो म्यू नॉट क्या है, अगर हमने जो फ्रीक्वेंसी दी है, जो फोटोन की फ्रीक्वेंसी है, वो अगर म्यू नॉट यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, तभी हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, वरना हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन निकलने में टाइम होता है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन्स के निकलने की। वो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि जो टाइम होता है वो एकदम टेंड कर जाता है जीरो को, कोई लैग नहीं होता है टाइम में, ठीक है, नो लैग। इस पॉइंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, नो लैग इन एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, इन एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एमिशन को मैं थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ, इन एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बचे दो जो पॉइंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट मेरा क्या है, तीसरा पॉइंट मेरा ये कह रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, और ये दोनों पॉइंट हमारे कैसे हैं, आगे चल के मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा इसी वीडियो में, हर्ट्स एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन। तो उन्होंने हमारा जो एक्सपेरिमेंट किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, उससे कुछ ऑब्जर्वेशंस बनाई हैं, उसी से रिलेटेड है, इसमें कोई मैथमेटिकल पार्ट इन्वॉल्व नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन से, इनको आप लोग को याद ही करना पड़ेगा। तो थर्ड पॉइंट मेरा क्या कहता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, कि जो काइनेटिक एनर्जी है मैक्सिमम, वो मेरी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे,
एक मिनट। लेकिन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किस पे नहीं डिपेंड करती है, मेरी नहीं डिपेंड करती है ये, नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी क्या है उसको मैं आगे आपको समझाता हूँ। इंटेंसिटी वो है कि एक तरीके से समझिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पे एक लाइट सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, इससे लाइट निकल रही है, तो आप सिंपल सी बात है कि अगर मैं इसके जितना ज़्यादा पास आता रहूँगा उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, और जितना ज़्यादा दूर जाता रहूँगा उतनी ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। और इंटेंसिटी की अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो इंटेंसिटी का आप लोगों को बस एक ही फॉर्मूला याद रखना है, इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। और अगर एनर्जी पर यूनिट टाइम है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया, ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला। ज़्यादा इंटेंसिटी में कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल से दो फॉर्मूले याद रखने की, इंटेंसिटी मेरी होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और दूसरी एक और इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, पावर पर यूनिट एरिया, क्योंकि एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है, हमारा पावर होता है, ठीक है। अब हमारा थर्ड प्रॉपर्टी भी हो गया। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, फोर्थ प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो इंटेंसिटी है, एक मिनट, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेंगे, वो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करते हैं हमारे इंटेंसिटी के, पर ये भी हमारे डिपेंड नहीं करते हैं, डू नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, ऑन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे इंटेंसिटी पे डिपेंड करेंगे बट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेंगे। ये चार प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है फोटो इलेक्ट्रिक सर्किट में। कौन कौन सी, फिर से एक बार रिकॉल करते हैं फटाफट से। सबसे पहले हमने पढ़ी मतलब चार बातें। सबसे पहली कि अगर हमारी फ्रीक्वेंसी अप्लाइड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हुई तो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। उसके बाद हमने सेकंड पार्ट ये पढ़ा कि ये जो प्रोसेस होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है उसमें कोई लैग नहीं होता है, काफ़ी तेज़ होता है, ठीक है। थर्ड बात क्या है कि भाई जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वो हमारी फ्रीक्वेंसी पे तो डिपेंड करती है ऑफ फोटोन, बट वो हमारी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा। इंटेंसिटी होती है हमारी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और अगर मैं पर यूनिट एनर्जी पर यूनिट टाइम की बात करूँ तो वो हमारा पावर के बराबर होता है, क्योंकि हमने क्लास 11 में पढ़ा होगा। तो हमारी इंटेंसिटी बराबर हो जाएगी पावर पर यूनिट एरिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं लास्ट मतलब फोर्थ पॉइंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, जो कि है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करते हैं हमारे इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा या कितनी कम है, लेकिन ये हमारे फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करते हैं। अब अगर मैं बात करूँ हर्ट्ज एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन की, तो उसमें हमारे चार ग्राफ हम लोगों को पढ़ने, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट उनको मैं लास्ट में लूँगा। उससे पहले मैं आप लोगों को करा देता हूँ डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ, ठीक है, और थर्मियोनिक एमिशन। उससे पहले मैं थर्मियोनिक एमिशन आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है, फटाफट से। तो देखिए थर्मियोनिक एमिशन कुछ नहीं है। थर्मियोनिक एमिशन बेसिकली आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पढ़ रखा होगा, फिर भी एक बार रिकॉल करा देता हूँ कि क्या है हमारा थर्मियोनिक एमिशन। तो इसमें हम लोग को तीन टाइप्स पढ़ने हैं, और बेसिकली ये जो पार्ट है ये सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के लिए है। तो इसमें सबसे पहला पार्ट है हमारा तीन टाइप में, सबसे पहला टाइप है मेरा थर्मियोनिक एमिशन, सॉरी इलेक्ट्रॉन एमिशन। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है थर्मियोनिक एमिशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एमिशन के तीन टाइप्स हैं, जिसमें पहला है मेरा थर्मियोनिक एमिशन, दूसरा है मेरा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ठीक है, और एक और हम लोग को एमिशन पढ़ना है जो कि हमारा फील्ड एमिशन, फील्ड एमिशन। ये तीन एमिशन पढ़ने हैं। तो थर्मियोनिक एमिशन क्या होता है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। थर्मियोनिक एमिशन वो एमिशन होता है कि जब हम इलेक्ट्रॉन को एमिट कराएं बाय हीटिंग, इलेक्ट्रॉन को एमिट कराएं बाय हीटिंग, एमिशन बाय हीटिंग, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मियोनिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि भाई एक सरफेस थी, उस पर मैंने कोई भी वेवलेंथ की लाइट डाली और इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो कोई भी फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा की, तो इलेक्ट्रॉन मेरा उसने उसने उस फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और वहाँ से निकल गया कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ। उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ये सब मेथड्स ऑफ चार्जिंग है। और एक और एमिशन मैंने कौन सा नाम लिया था, उसका नाम था मेरा फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन क्या होता है, फील्ड एमिशन, फील्ड एमिशन होता है मेरा एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक
ठीक है, बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए तभी ये एमिशन होगा इलेक्ट्रॉन का। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा वैसे तो ये फिनोमेनन, कि एक स्ट्रॉन्ग फील्ड में अगर मैं किसी भी एक कंडक्टर को लेकर के जाता हूँ तो कंडक्टर की सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स उसके इन्फ्लुएंस में आकर के क्या कहते हैं एमिट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 3 फिनोमेनन हम लोग को पढ़ने थे। अब हम लोग बढ़ जाते हैं डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ की तरफ, और ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी इंपॉर्टेंट था, उसमें हमारी आइंस्टीन की इक्वेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। और अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ से न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, वो है डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। तो इसको ध्यान से समझिएगा। डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो मैंने आप लोगों को स्टार्ट में ही बताया था कि एनर्जी का मेरा फॉर्मूला क्या होता है, ऑफ अ फोटोन का फॉर्मूला होता है मेरा h इंटू म्यू। ठीक है, E बराबर एच म्यू। और आप लोगों ने एक ये फॉर्मूला तो मतलब जो भी बंदा फिजिक्स से जुड़ा हुआ है उसने ये फॉर्मूला जरूर देखा होगा, आइंस्टीन का दिया हुआ E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले मैं वेवलेंथ निकालने के लिए इन दोनों फॉर्मूलाज को इक्वेट करूँगा और यहाँ से वेवलेंथ निकाल लूँगा। ठीक है, तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर और E इज इक्वल टू एच म्यू है, तो एच म्यू बराबर एम सी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब म्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू को मैं लिख सकता हूँ सी बाय लेमडा। ठीक है, यहाँ पे लेमडा क्या होगा, लेमडा मेरा होगा वेवलेंथ, वेवलेंथ। ठीक है, तो एच म्यू बराबर एम सी स्क्वायर हो गया, और म्यू को मैं लिख सकता हूँ सी बाय लेमडा, तो एच सी बाय लेमडा बराबर एम सी स्क्वायर। यहाँ से सी की एक पावर खत्म हो जाएगी सी से, और मेरा आ जाएगा एच बाय लेमडा बराबर एम सी, एच बाय लेमडा बराबर एम सी यानी कि एम इंटू स्पीड ऑफ लाइट, और वो हो जाएगा मेरा मोमेंटम के बराबर, क्योंकि आप लोगों ने मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़ रखा है एम वी। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा पी बराबर एच अपॉन लेमडा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे मैं एक स्टार बना देता हूँ, और इसी फॉर्मूले से अब हम लोग वेवलेंथ के 3 फॉर्मूले निकालेंगे। ठीक है, 2 फॉर्मूले निकालेंगे बेसिकली। एक फॉर्मूला हमारे सिलेबस में नहीं है, ना जेईई मेंस के, ना जेईई एडवांस के, और ना ही हमारे बोर्ड्स में तो कभी मतलब है ही नहीं। सबसे पहला वेवलेंथ का यहाँ से एक फॉर्मूला मैं क्या निकाल सकता हूँ, लेमडा इज इक्वल टू एच बाय पी होता है, आ गया मेरा। और यहीं से मैं इसको लिख सकता हूँ एच अपॉन एम वी लिख सकता हूँ। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो फॉर इलेक्ट्रॉन 2 फॉर्मूले। सबसे पहला फॉर्मूला क्या होगा, देखिए मोमेंटम जो होता है, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी क्या होती है मेरी, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है मेरे हाफ एम वी स्क्वायर के। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, थोड़ा सा मैं सही से लिखता हूँ काइनेटिक एनर्जी को, क्योंकि ये डेरिवेशन है एक तरीके से आप कह सकते हो, और ये डेरिवेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है फॉर बोर्ड्स। काइनेटिक एनर्जी मेरा बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर के। यहाँ से मैं 2 को इधर भेजूँ और m को भी इधर भेज दूँ, तो मेरा कैसा हो जाएगा 2 के ई अपॉन में m बराबर वी स्क्वायर। ठीक है, अब v बराबर कितना हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा √2 के ई अपॉन में m। ठीक है, अब मैंने क्या आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, लेमडा बराबर h बाय एम वी। इस फॉर्मूले में यहाँ पे अगर मैं v की वैल्यू पुट कर दूँ, तो m इंटू में √2 के ई अपॉन में m। ठीक है, तो ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा, यहीं आया था ना, लेट्स सी, 2 के ई अपॉन m। ठीक है, तो यहाँ से m की पावर, यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो कि 1/2 है, और यहाँ पे पावर 1 है, तो बेसिकली ये इसको एक पावर को कम कर देगा, मतलब हाफ पावर को कम कर देगा, और ये मेरा बराबर हो जाएगा, ये कट जाएगा, और मेरा लेमडा बराबर आ जाएगा h अपॉन √2 m के ई के। ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ पे भी स्टार मार्क कर लीजिए। और इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग एक और तरीके से फॉर्मूला निकालेंगे, जो जिसमें हम लोग पोटेंशियल को इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, उस फॉर्मूले को भी समझते हैं। तो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में एक फॉर्मूला ज़रूर पढ़ा होगा स्टार्टिंग में ही, जो कि है v इज इक्वल टू डब्लू अपॉन क्यू। तो यहाँ से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो वो मेरा हो जाएगा W बराबर ई वी, W बराबर ई वी, W बराबर ई वी। ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा मेरा
जहाँ पे V पोटेंशियल है, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है और W क्या है मेरा वर्क डन, ठीक है। और यहीं से अगर मैं इस फॉर्मूले को काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर दूं और उस काइनेटिक एनर्जी को मैं आइंस्टीन इक्वेशन में डाल दूं तो मेरी एक और इक्वेशन मॉडिफाइड आ जाएगी, जो कि आइंस्टीन इक्वेशन क्या है, एच म्यू बराबर एच म्यू नॉट, जो कि है वर्क फंक्शन, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैं क्या लिख रहा हूँ, ईवी। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म है मेरी किसकी, आइंस्टीन इक्वेशन की। ये सारे फॉर्मूले याद करते चलना। फोटो इलेक्ट्रिक मतलब ये जो हमारा चैप्टर है डुअल नेचर, इसमें फॉर्मूला ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या उसका सेकंड फॉर्मूला प्रूफ होना था इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर इलेक्ट्रॉन सेकंड फॉर्मूला प्रूफ कर रहा था मैं। तो वो क्या होता है मेरा, लेमडा बराबर होता है मेरा एच अपॉन पी के। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो काइनेटिक एनर्जी के दो फॉर्मूले हो गए, हाफ एम वी स्क्वायर एक फॉर्मूला हो गया और एक फॉर्मूला हो गया ई वी, ठीक है। ये वी स्क्वायर वेलोसिटी का और ये वी पोटेंशियल का है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं वी स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ तो वो कितनी आ जाएगी, वी स्क्वायर की वैल्यू मेरी आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 2 EVM, ठीक है, 2 EVM के बराबर आ जाएगी। वी स्क्वायर बराबर वी बराबर, एक सेकेंड इसको मैं किसी तरह कर दूँ, वी के बराबर 2 EV 2 EV अंडर रूट में अपॉन में आएगा, कहाँ गया ये 2 EV अपॉन में, ठीक है। ये आ गई मेरी वेलोसिटी। फिर से मैं इस फॉर्मूले को वहाँ पे डाल दूंगा। तो फॉर्मूला मेरा क्या आया था, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। पी क्या था, एम वी एम इंटू अंडर रूट ऑफ 2 QV/m, ठीक है। तो एम से एम कैंसिल आउट हो गया और लेमडा का मेरा एक और फॉर्मूला आ गया, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2 Q मतलब E, V और M, ये चीज़ें थी ना, E, V और M, ठीक है। ये फॉर्मूला आ गया मेरा एक और लेमडा का, यानी कि वेवलेंथ का। इसी के साथ मेरा डी ब्रॉगली वेवलेंथ के सारे फॉर्मूले कवर हो जाते हैं। कौन कौन से फॉर्मूले हमने पढ़े, हम लोगों ने सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ा लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला मैंने पढ़ा लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2 KE इंटू एम, और तीसरा फॉर्मूला क्या पढ़ा, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2 EVM। इस फॉर्मूले में अब आप लोग एक चीज़ देख सकते हो कि भाई हमारा क्या कहते हैं, पोटेंशियल को छोड़ के बाकी सारे कांस्टेंट हैं। तो जनरली जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें हमको एंगस्ट्रॉम में वैल्यूज दी होती हैं, तो हमको वेवलेंथ हम लोग को एंगस्ट्रॉम में निकालनी होती है, ठीक है। मतलब एंगस्ट्रॉम में हम लोग को वेवलेंथ निकालने को पूछेगा। तो आप लोग को मैं एक डायरेक्ट वैल्यू वाला इसका बता देता हूँ सारी वैल्यूज को, क्योंकि सारे के सारे कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यूज का एक मैथमेटिकल फॉर्म बता देता हूँ। अगर आपसे एंगस्ट्रॉम में पूछा जाए तो डायरेक्ट उस फॉर्म में आप लोग पोटेंशियल की वैल्यू डालना और आंसर निकाल लेना। मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आप लोग करके भी देख सकते हो। लेमडा बराबर मेरा आ जाएगा 12.27 अपॉन में अंडर रूट वी, जो कि है पोटेंशियल डिफरेंस। इतने एंगस्ट्रॉम आती है हमारी वेवलेंथ, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ, ठीक है। सिंपल सा, लेकिन इस फॉर्मूले को तभी यूज़ करना जब हम लोग को एंगस्ट्रॉम में वेवलेंथ को बताना हो, ठीक है। तो यहाँ तक अब मेरा पूरा का पूरा पार्ट इस चैप्टर का कवर हो गया है। सिर्फ मेरे दो पार्ट बचते हैं, जो कि एक हर्ट्ज एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन, और एक पार्ट और बचता है जो कि एप्लीकेशन ऑफ डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ, जिसको मैं नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूँ तो एप्लीकेशन में आप लोगों को सीधा सीधा एक छोटा सा पार्ट पढ़ना है 1 मिनट का, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा बट फिर भी पूरा चैप्टर कर रहे हैं तो इसको भी हम लोग कर ही लेते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेसिकली यूज़ होता है मेजर करने के लिए माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने के लिए हमारा यूज़ होता है, जैसे कि सेल्स हो गए, वायरसेस हो गए, ये सब, ठीक है। इनको स्टडी करने के लिए यूज़ होता है। अब इसमें हम लोग करते क्या है ये समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसका बेसिकली काम होता है हमारे, जैसे कि बीम ऑफ लाइट को हम लोग फोकस कर सकते हैं, जो कि आप लोगों ने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा ही होगा। फोकस कर सकते हैं यूजिंग किसका यूज़ करके, लेंस का यूज़ करके। उसी प्रकार बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग फोकस कर सकते हैं यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड, जिसको मैं बी से डिनोट करता हूँ, और मतलब सब लोग करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड,
ठीक है। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग फोकस कर सकते हैं यूजिंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। बस इतना सा है मेरा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर लिखने को आए बोर्ड्स में ही आ सकता है। सिंपल सा आप लोगों को क्या लिखना है कि इट इज़ यूज टू मेजर माइन्यूट डिवाइसेस, ठीक है। और दूसरा पार्ट क्या लिख देना है, वी कैन फोकस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूजिंग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये दो एप्लीकेशंस है, पूछे नहीं जाएंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी करा दिया। अब बढ़ते हैं हम लोग लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि है मेरा हर्ट्ज एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन, ठीक है। क्या है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लेनार्ड ऑब्जर्वेशन। तो भाई इन्होंने जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट परफॉर्म किया तो इन्होंने 4 ऑब्जर्वेशंस निकाली। उन चारों ऑब्जर्वेशंस पे 4 ग्राफ बनते हैं, और चारों के चारों ग्राफ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस हो जाए चाहे बोर्ड हो जाए, ठीक है, सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ग्राफ समझते हैं। सबसे पहला ग्राफ जो है मेरा वो क्या है, वो है मेरा फोटो करंट। फोटो करंट यानी कि जब देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे एमिट हुए, तो फोटोन एक तो गया नहीं होगा, नंबर ऑफ फोटोन्स काफ़ी सारे गए होंगे, जैसे मान लो 100 फोटोन है, जो उनका जो फ्लो होगा उससे हमारा कुछ करंट प्रोड्यूस हुआ होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे, जिसको मैं डिनोट करूँगा पीसी से। फोटो इलेक्ट्रिक करंट को मैं किससे डिनोट करूँगा, फोटो करंट भी कह सकते हैं, फोटो करंट को मैं डिनोट करूँगा पीसी से। और यहाँ पे इंटेंसिटी, इन दोनों के बीच का ग्राफ है। तो ये ग्राफ मेरा होता है स्ट्रेट लाइन, और इन ग्राफ का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। इन ग्राफ को सिंपली आप लोग को याद करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। ये हमारा एक्सपेरिमेंटल डाटा है, सिंपल सी बात, ठीक है। इनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो पहला ग्राफ क्या है, और पहले ग्राफ से हम लोग क्या समझते हैं कि जो फोटो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरा इंटेंसिटी ऑफ लाइट के, दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। सेकेंड जो ऑब्जर्वेशन है उसमें हम लोगों को क्या किस किस के बीच में ग्राफ है, देखिए सेकेंड ऑब्जर्वेशन का ग्राफ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेज होता है, यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ छोटा सा, अगर जगह है तो। फोटो करंट यहाँ पे ले लेना, और यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल लेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए, इसको ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे हम लोग एक दो और भी चीज़ें समझेंगे, जैसे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, ये सब, ठीक है। यहाँ पर हम लोग 3 लाइट ले रहे हैं, मतलब 3 लाइट ले रहे हैं। सबसे पहली लाइट जिसकी जिसका जो करंट है I3 मान लीजिए, फोटो करंट, दूसरा I2, तीसरा I1, ठीक है। और यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना, जिसको मैं V नॉट से डिनोट कर रहा हूँ, ये क्या है मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल है मेरा यहाँ पे, ठीक है। ये V नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको भी मैं समझाता हूँ ये क्या होता है। यहाँ पर मैंने 3 लाइट ले ली, जिसमें पहले में I3 करंट था, फोटो करंट था, दूसरे में I2 और तीसरे में I1। I3 बड़ा है, I2 फिर बड़ा है, फिर I1 बड़ा है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, ये सेकंड ग्राफ आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा है, सेकंड ग्राफ आप लोगों को ये समझाना चाह रहा है कि अगर मैं लाइट की इंटेंसिटी को चेंज करता हूँ, क्योंकि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, तो अगर मैं लाइट की इंटेंसिटी को चेंज करता हूँ तो करंट तो चेंज होगा, बट क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट जो तीनों ही लाइटों का अगर डिफरेंट इंटेंसिटी है, फिर भी उनका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, जहाँ पर मेरा जो है करंट जो होता है आई, वो मेरा किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है, ठीक है। फ्लो ऑफ करंट मेरा किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। या फिर आप सिंपल सी बात ये बोल सकते हो कि भाई मतलब इलेक्ट्रॉन तो फ्लो हो रहे हैं, करंट तब भी है, बट एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है वो मेरी 0 हो जाती है, ऐसा पोटेंशियल, ठीक है। जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मेरी क्या हो जाए, 0 हो जाए। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग थर्ड की तरफ। थर्ड क्या है मेरा, थर्ड है मेरा, इस बार हम लोग क्या करेंगे, इस बार हम लोग डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज की लाइट लेंगे। जब हमने 3 डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज की लाइट ली, जिसमें इसकी फ्रिक्वेंसी V3 है, इसकी फ्रिक्वेंसी V2 है, इसकी फ्रिक्वेंसी V1 है, ठीक है। इन तीनों की फ्रिक्वेंसी डिफरेंट है, इन तीनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल भी डिफरेंट आएगा। इसका V0 मान लो, V03 मान लो, इसका V माइनस पे V02 मान लो, और वो भी माइनस का होगा, और ये भी माइनस का V01 मान लो, ठीक है। इन तीनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट होगा,
इसको मैं थोड़ा सही से बना देता हूँ, ग्राफ को फिर से बना देते हैं। ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ठीक है, थोड़ा सही से बन नहीं रहा है, फिर से ट्राई करते हैं। अरे यार, ठीक है, समझना। सबसे पहले लाइट ली, फिर दूसरी, फिर तीसरी। यहाँ पर एक करंट हमारा जो ऑब्जर्व होगा, यहाँ पर फोटो करंट है और यहाँ पर पोटेंशियल के बीच का ग्राफ है। बस पिछली बार हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी सेम रखी थी, हमने इंटेंसिटी चेंज करी थी। इंटेंसिटी चेंज करी थी तो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल फिर भी सेम आया था। यहाँ पर इस बार हमारा सैचुरेटेड करंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सैचुरेटेड करंट, सैचुरेटेड करंट वो सेम आएगा, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, इसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है और इसकी भी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। और तीनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल तो सेम डिफरेंट दिख ही रहा होगा आप लोग को। इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ये है, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ये है, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ये है। इसको मैं डिनोट कर देता हूँ माइनस का V03 से। ये माइनस का V02 और ये माइनस का V0, 1। ठीक है, तो यही ग्राफ है मेरा, और इसके बाद लास्ट ग्राफ बचता है और उसी के साथ हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाता है। लास्ट ग्राफ क्या कहना चाह रहा है कि जो है, अगर मैं दो मेटल लेता हूँ, दोनों पे डिफरेंट एनर्जी के, मतलब दोनों पे डिफरेंट एनर्जी वाले फोटॉन्स को एमिट कराता हूँ जिनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। एक मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से तो ज़्यादा है, बट एनर्जी डिफरेंट है। ठीक है, एक की थोड़ी और ज़्यादा है, एक की थोड़ी उससे कम है। तो जो फ्रीक्वेंसी होगी बेसिकली वो एक की ज़्यादा होगी, एक की कम होगी। सिंपल सी बात है। अगर मैं इसको मेटल ए मान लेता हूँ और इसको मेटल बी मान लेता हूँ, तो यहाँ पर हमारी जो ये इंटरसेप्ट होगा, ये होगा मेरा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, दोनों की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होगी, और बेसिकली हमारा ये होगी हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन। ठीक है, तो बेसिकली इसी के साथ ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो के बाद आप लोग बेसिकली जंप कर सकते हो जेई मेंस के PYQs के ऊपर, क्लास 12 बोर्ड के PYQ के ऊपर। क्लास 12 बोर्ड के लिए तो मैं यही कहूँगा कि नॉर्मल से PYQs कर लो, एक भी PYQ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जेई मेंस के एक दो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो एक इसी के साथ इस वीडियो को आज हम ख़त्म करते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर टाइम मिलता है तो मैं एक वीडियो आप लोग को दे दूंगा जिसमें मैं सारे के सारे PYQs को भी एक बार डिस्कस कर लूँगा डुअल नेचर से रिलेटेड। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एटम्स का। आई होप आप लोग को आज का वीडियो समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं आप लोगों को ये थर्ड वाला समझा देता हूँ। थर्ड वाले में मैं क्या कहना चाह रहा था कि भाई अगर हम 3 लाइट लेते हैं, तीनों की फ्रीक्वेंसी अलग रखते हैं, तीनों का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो भी डिफरेंट होगा, बट तीनों का जो सैचुरेटेड करंट होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो सिंपल सा ये है फोटो करंट और हमारा पोटेंशियल के बीच का ग्राफ है। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड। आई होप आप लोग को आज का वीडियो मजा आया होगा। थैंक यू।